तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का पार्ट 5। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि पहले जाके आप लोग उसकी प्रीवियस वीडियो को देखें, तभी जाके दोस्तों आप लोग को ये सीरीज समझ में आएगी। और उस वीडियो का लिंक मैंने पहले ही अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग जाके इसकी प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि आप लोग को ये पूरी सीरीज समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अभी तक के हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे वेजिटा के कहने पे गोकू और बाकी सारे जी वॉरियर्स प्लेनेट नामेक पे जाते हैं ताकि वो फ्रीजा को हरा सके। क्योंकि दोस्तों, इस टाइम पे फ्रीजा का पावर लेवल गोल्डन फ्रीजा के साथ साथ उसने प्लेटिनम फ्रीजा के भी फॉर्म को पा लिया था। और कैसे रेडिट्स, पिकलो और वेजिटा तीनों को मिल के भी फ्रीजा को नहीं हरा पा रहे होते हैं। तभी दोस्तों लास्ट में गोकू को मैदान में उतरना पड़ता ताकि वो फ्रीजा से लड़े। और दोस्तों, गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही प्लैटिनम फ्रीजा को हरा रहा होता है। पर दोस्तों, क्योंकि गोकू अपनी ताकत दुनिया को दिखाना चाहता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुपर सैन के फॉर्म में जाके ही फ्रीजा को बहुत आसानी से हरा देता है और वो फ्रीजा को माफ़ भी करता है। पर दोस्तों, जैसे कि फ्रीजा उस पर पीछे से अटैक करता है तो पटाटा को ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो एक झटके में ही फ्रीजा की जान ले लेती है। इसके साथ साथ दोस्तों, दुनिया ने गोकू की ताकत को भी देख लिया कि गोकू सिर्फ और सिर्फ सुपर सैन में जाके प्लैटिनम फ्रीजा को बहुत ही आसानी से हरा सकता था। उसके बाद दोस्तों, चीची सैयन बन जाती है ड्रैगन बॉल्स का यूज करके। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही वो लोग धरती पे जाने वाले होते हैं, तभी ओल्डर गुरु नामेकियन गोकू को सजेस्ट करते हैं कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ह्यूमन हो और एक मॉर्टल हो, और अगर तुमको और भी कोई पावर चाहिए और थोड़े बहुत टेक्निक सीखना हो तो तुम प्लैनेट यार्डेड पे चले जाओ, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा यूनिक टेक्निक्स है और उनकी टेक्निक को इस्तेमाल करने के साथ साथ तुम और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। तो ये सुन के दोस्तों, वेजिटा गोकू के साथ प्लैनेट यार्डेड पे चला था। दोस्तों, इस टाइम पे वेजिटा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है रेडिट से भी, इसीलिए वो एक साल के लिए गोकू के साथ जान कर जाता है ताकि वहाँ पे वो प्लैनेट यार्डेड पे तो ट्रेनिंग कर ही करे और गोकू के साथ भी अलग से ट्रेनिंग करे ताकि उसके पास भी गॉड की आ सके। उसके बाद दोस्तों, वेजिटा और गोकू प्लैनेट यार्डेड पर चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और देखते ही देखते दोस्तों एक साल बीत जाते हैं और उसके बाद दोस्तों धरती पे एक स्पेसशिप आता है जो कि किसी और का नहीं, फ्रीजा के फादर का होता है। दोस्तों, इस टाइम पे गोकू वेजिटा दोनों ही प्लैनेट यार्डेड से धरती की तरफ आ रहे होते हैं। और तो और धरती पे क्योंकि किंग कोल्ड आ चुका है अपने बेटे का बदला लेने के लिए, पर जैसे ही वो लड़ने के लिए जाता है तो जी वॉरियर्स उसके सामने आ जाता है लड़ने के लिए। दोस्तों, इस टाइम पे क्योंकि रेडिट्स, पिकलो दोनों के ही पास गॉड की है, तो वो बहुत ही आसानी से किंग कोल्ड को भी हरा देते हैं। दोस्तों, इस टाइमलाइन में एक चीज़ जो नहीं होता है वो ये है कि गोकू को हार्ट वायरस नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों गोकू पहले से ही जन्म से ही एक डिस्ट्रॉयर है, तो उससे हार्ट वायरस का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं कि बीरस ने यह विश किया था कि वो एक डिस्ट्रॉयर ही चाहता है, तो डिस्ट्रॉयर होने की वजह से गोकू के बॉडी पे कोई भी हार्ट वायरस का हमला, अटैक या फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो गोकू को दोस्तों इस टाइमलाइन में हार्ट वायरस लगता ही नहीं है, तो फ्यूचर टंक्स की टाइमलाइन है ही नहीं इस यूनिवर्स में। जैसे ही दोस्तों रेडिट्स और पिकलो किंग कोल्ड को ख़त्म कर देते हैं, उससे कुछ समय बाद ही वेजिटा और गोकू धरती पे आते हैं और उन दोनों को देख के सभी जी वॉरियर्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद दोस्तों, बुल्मा वेजिटा को अपने यहाँ रहने का ऑफ़र देती है, क्योंकि वो वेजिटा को पसंद करने लगती है कहीं ना कहीं शुरू से ही। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ जो कि मैं बताना भूल चुका था, वो ये है कि इस टाइमलाइन में पटाटा और रेडिट्स का एक बेटा भी है, जिसका नाम रेडिट्स ने अपने फादर के ऑनर पे बारडॉक रखा है। और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होता है, गोहान की तरह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि दोस्तों, गोकू और पटाटा दोनों के ही पास पहले से ही गॉड की और डिस्ट्रॉयर की है, इसके वजह से उनके बच्चों में भी डिस्ट्रक्शन की पावर और गॉड की दोनों ही हैं जन्म से ही। दोस्तों, इस टाइम पे गोहान भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सैयन है जो कि हाफ ब्लडेड है। पर दोस्तों, गोहान की ताकत इतनी नहीं है कि वो अपने फादर को सरपास कर सके और पटाटा को भी, पर उसकी ताकत इस समय इतनी है कि वो पिकलो, रेडिट्स और वेजिटा से अभी भी ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो फाइटिंग की कुछ स्किल्स को अच्छे से जान ले तो। दोस्तों, वेजिटा के पास भी इस टाइम पे गॉड की आ चुकी होती है और प्लैनेट यार्डेड पे जाके गोकू ने सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट ट्रांसमिशन को ही नहीं, बल्कि स्पिरिट फ्यूजन और खुद को हील करना और दूसरों को हील करना भी सीख लिया होता है। क्योंकि दोस्तों, इस टाइमलाइन में गोकू 13 साल से 20 के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसलिए वो किसी भी टेक्निक को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है और वो तीनों के तीनों टेक्निक को बहुत ही आसानी से सीख जाता है। और जहाँ पर वेजिटा गोकू के रहने की वजह से स्पिरिट फ्यूजन और इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेक्निक को सीख चुका होता है। और इसके बाद दोस्तों 3 साल का गैप हो जाता है और 3 साल के बाद
वापस से सभी जी वॉरियर्स एक बार आपस में मिलने के लिए मास्टर रोशी के आइलैंड पे ही जाते हैं, जहाँ पर वेजिटा, रेडिट्स, गोहान और बारडॉक, गोकू, पटाटा सभी को आए होते हैं आपस में मिलने के लिए। दोस्तों जैसे ही वो लोग वहाँ पे मिलते हैं तभी अचानक से साउथ सिटी की तरफ कुछ हमला होने लगता है और ये उन लोगों को पता चल जाता है। और उसके बाद दोस्तों वो लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों वो लोग देखते हैं कि इस समय 2 एंड्रॉइड्स हैं जो कि पूरे सिटी पे हमला कर रहे होते हैं। दोस्तों दरअसल वो 2 एंड्रॉइड्स अभी कोई और नहीं, डॉक्टर जीरो और एंड्रॉइड 19 ही है। और 2 वेजिटा और रेडिट्स उन दोनों से लड़ने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वेजिटा बहुत ही आसानी से एंड्रॉइड 19 को हरा देता है और रेडिट्स भी डॉक्टर जीरो को ख़त्म ही करने वाला होता है, पर वो किसी तरह से अपनी जान बचा के भाग जाता है। और क्योंकि वो एक एंड्रॉयड है तो उसकी एनर्जी किसी को भी महसूस ही नहीं होती है। और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर जीरो अपने 3 एंड्रॉयड्स को एक साथ एक्टिवेट करता है, जिसमें से सबसे पहला होता है एंड्रॉयड 17, दूसरा होता है एंड्रॉयड 18 और तीसरा होता है एंड्रॉयड 16। दोस्तों इस टाइम में डॉक्टर जीरो ने एंड्रॉयड 16 को भी एक साथ ही एक्टिवेट किया है। और तो और दोस्तों इस टाइमलाइन में जो एक अलग चीज़ हुआ है वो ये है कि इस टाइमलाइन का जो सेल है वो अभी से ही बड़ा सेल है। मेरा मतलब है कि उसने सेल में इतनी ज़्यादा ही डीएनए स्ट्रक्चर का चेंजमेंट किया है कि इस टाइमलाइन के सेल को बड़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और वो जैसे ही जैसे ही डॉक्टर जीरो से एक्टिवेट करता है वो तुरंत से ही एंड्रॉयड 17 और 18 को एब्जॉर्व कर लेता है और उसके बाद वो गोकू से लड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों इस टाइमलाइन में डॉक्टर जीरो को जो बदला लेना है वो गोकू से नहीं लेना है, बल्कि इस टाइमलाइन में जो डॉक्टर जीरो बदला लेना चाहता है वो पिकलो के फादर किंग पिकलो से लेना चाहता था। पर क्योंकि किंग पिकलो हार चुका था, दोस्तों इस टाइमलाइन में किंग पिकलो से डॉक्टर जीरो इसलिए बदला लेना चाहता है क्योंकि वो किंग पिकलो ही था जिसने रेड रिबन आर्मी को भी ख़त्म कर दिया था धरती को तबाह करने के लिए। और उसके बाद जैसे ही किंग पिकलो मरता है तो जूनियर पिकलो आ जाता है और वो जूनियर पिकलो से ही बदला लेने के लिए दरअसल अभी तक वेट कर रहा था। और उसके बाद दोस्तों वो गोकू से लड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस टाइमलाइन का जो सेल है वो ओरिजिनल सीरीज से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस टाइमलाइन के सेल के पास गॉड की भी होती है। और ये गॉड की दोस्तों गोकू और पटाटा के वजह से नहीं बल्कि वेजिटा, रेडिट्स और पिकलो के वजह से मिली होती है। दोस्तों इस टाइमलाइन में सेल के पास जिन 2 लोगों का डीएनए नहीं है वो गोकू और पटाटा ही हैं, क्योंकि दोस्तों गोकू एक डिस्ट्रॉयर है तो डिस्ट्रॉयर का डीएनए डॉक्टर जीरो कभी कैप्चर ही नहीं कर पाया। और पटाटा के पास भी क्योंकि डिस्ट्रक्शन की ही पावर होती है, इसी वजह से डॉक्टर जीरो कभी पटाटा के भी पावर को नहीं यूज कर पाया। पर दोस्तों जो सबसे अलग बात है वो ये है कि डॉक्टर जीरो को ये पता ही नहीं है कि गोकू और पटाटा कितने ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि दोस्तों आज तक कभी भी गोकू और पटाटा को अपनी फुल पावर को यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ा है। आज तक उन्होंने कभी भी फाइट की ही नहीं है धरती पे। अगर आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा शुरुआत से ही आप लोग देख सकते हैं कि गोकू ने अपनी पावर का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया था धरती पे, वो है पिकलो के खिलाफ। वो भी उसने कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही पावर का यूज़ किया था। उसके बाद जब सेयन सागा में रेडिट्स आता है तो रेडिट्स को हराने के लिए पिकलो ही जाता है लड़ने के लिए, और उसके बाद वेजिटा और नापा को हराने के लिए खुद रेडिट्स लड़ता है। और उसके बाद दोस्तों प्लैनेट नामेक पे गोकू एक बार अपनी पावर का यूज़ करता है। इसलिए दोस्तों डॉक्टर जीरो को कभी गोकू का डीएनए मिलता ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों सेल लड़ने के लिए सबसे पहले जाता है रेडिट्स से, और वो रेडिट्स को हरा भी देता है क्योंकि इस टाइमलाइन का जो सेल है वो परफेक्ट सेल है शुरुआत से ही, और उसके पास गॉड की भी होती है तो वो रेडिट्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और उसके बाद दोस्तों उससे लड़ने के लिए वेजिटा जाता है, और दोस्तों जैसे ही सेल वेजिटा से लड़ने जाता है तो शुरुआत में वेजिटा पे सेल हावी पड़ रहा होता है, पर थोड़ी देर बाद दोस्तों वेजिटा अपनी न्यू टेक्निक जो कि होती है स्पिरिट फ्यूजन का इस्तेमाल करने का सोचता है, और वो सेल पे 2 पंच मारता है जिसके वजह से एंड्रॉयड 17 और 18 उसके अंदर से निकल जाते हैं। और उसके बाद वो सेल पे हमला करने लगता है और सेल को बहुत ही आसानी से हराने लगता है। और दोस्तों इस तरफ एंड्रॉयड 16 गोकू से लड़ने के लिए जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड 16 को बनाया गया था गोकू को मारने के लिए, पर एंड्रॉयड 16 थोड़े ही समय में समझ जाता है कि वो गोकू से नहीं जीत सकता है, क्योंकि गोकू का पावर कुछ अलग ही लेवल का होता है इस टाइमलाइन में। उसके बाद दोस्तों जैसे कि सेल खुद को डिस्ट्रॉय करने का सोचता है, पर गोकू को ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सेल के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उसे हक्काई कर देता है। दोस्तों क्योंकि इस टाइमलाइन में गोकू के पास पहले से ही डिस्ट्रैक्शन की पावर है, तो सेल खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर पाए उससे पहले ही गोकू उस पर एक बहुत बड़ा हक्काई वेव फेंक देता है, जिसकी वजह से सेल का एग्जिस्टेंस से ही नामो निशान खत्म हो जाता है। और ये देख के दोस्तों डॉक्टर जीरो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है,
क्योंकि उसका क्रिएशन ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाया। मतलब डॉक्टर जीरो ने जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया था कि वो इसके मदद से सबसे बदला ले पाएगा, वो गोकू के सामने ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाया। और दोस्तों और उसके बाद रैडिट्स डॉक्टर जीरो को जान से मार देता है और एंड्रॉइड्स को भी मार नहीं जा रहा होता। तभी एंड्रॉइड्स उसे बोलते हैं कि हम डॉक्टर जीरो का हुक्म मांग रहे थे क्योंकि हमारे पे डॉक्टर जीरो का कंट्रोल था, पर क्योंकि अब डॉक्टर जीरो मर चुका है तो हमें उसकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और ये सुन के गोकू एंड्रॉइड्स को छोड़ देता है क्योंकि दोस्तों गोकू सबको एक सेकंड चांस देने में बिलीव करता है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि गोकू ने अपनी फर्स्ट हक्काई का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से लॉर्ड बीरस अपनी नींद से जाग जाते हैं और वो बोलते हैं कि विश, मैंने अभी हक्काई का इस्तेमाल होने का महसूस किया है। तभी विश बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, इस हक्काई का इस्तेमाल और किसी ने नहीं बल्कि गोकू ने ही किया है धरती पे। तो उसके बाद लॉर्ड बीरस विश से पूछते हैं कि क्या गोकू अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो विश बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, इस टाइम पे तो गोकू आपसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप उससे लड़ने जाएं तो आप बहुत आसानी से हार जाएंगे। तभी लॉर्ड बीरस बोलते हैं ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैंने ये विश ही मांगा था कि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है अपने वर्स्ट टाइम पे ही। तो लॉर्ड बीरस के उसके बाद बोलते हैं कि मैं गोकू को टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस टाइम पे कितना ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं अभी से ही तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ 7 से 8 साल तक का, ताकि उसके बाद जब मैं गोकू से एक बार लड़ने जाऊँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि गोकू कितना ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद जैसे गोकू अगर मुझे हरा देगा तो मैं अपने डिस्ट्रॉयर का पद गोकू को दे दूंगा और उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रॉयर के पद से हट जाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों लॉर्ड बीरस विश से एक चीज़ और पूछते हैं कि पटाटा कहाँ है। तो विश लॉर्ड बीरस को बताता है कि पटाटा भी इस टाइम पे गोकू के ही साथ अर्थ पे है और पटाटा ने शादी कर ली है एक सैयन से ही, और उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम उसने बारडॉक रखा है। और ये सुन के बीरस बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो पटाटा को एक छोटी बच्ची की तरह ही मानता था। एक तरह से आप लोग कह सकते हैं दोस्तों कि पटाटा को वो अपनी बेटी की ही तरह मानता था और गोकू को अपने ही बेटे की तरह मानता था, क्योंकि दोस्तों पटाटा और गोकू दोनों ही बीरस के साथ बचपन से ही रहे हैं, तो बीरस उसे बहुत ही ज़्यादा मानता है। उसके बाद दोस्तों बीरस के साथ प्लानिंग करता है कि वो 7 साल तक कंटिन्यू ट्रेनिंग करेगा ताकि वो उसके बाद वो गोकू से जाकर लड़। तो दोस्तों 7 साल के बाद लॉर्ड बीरस गोकू से लड़ने जाने वाले हैं। पर दोस्तों आज का हमारा पार्ट 5 व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए और भी स्टोरीज लाता रहूं।